सोमेश्वर नाम के गांव में रामचंद्र नाम का एक अमीर आदमी अपने बेटे रविंद्र के साथ रहता था। रविंद्र जब छोटा था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय के बाद रामचंद्र ने गंगा नाम की एक महिला से शादी की। कुछ सालों बाद उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। कुछ सालों बाद रामचंद्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने बड़े बेटे रविंद्र को अपने पास बुलाकर उससे कहा, बेटा रविंद्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। तब तुम बच्चे थे लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार हो गए हो। अब परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। मैं समझता हूँ कि मेरा गंगा से शादी करना कई लोगों से ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें माँ का प्यार मिले और हमारा घर भी संभल जाए, जिसकी वजह से मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। इसीलिए मैंने अभी तक जितनी भी गलतियाँ करी हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने अभी तक जो कुछ किया वो हालातों से मजबूर होकर किया है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। एक पिता के रूप में मैं शायद तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन मुझे भरोसा है कि गुस्से में आकर तुम अपने भाई और अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। आपने कोई गलती नहीं की पिताजी, आपने पूरे परिवार की देखभाल की है, इतनी मेहनत करके इतना धन कमाया। मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद पूरी संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन मेरे जाने के बाद अपने भाई और माँ का ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ अन्याय हो। मैं नहीं चाहता कि वो बाद में कहें कि उनके साथ अन्याय हुआ। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, इसलिए उसका ध्यान रखना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। बेटा, तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? बताओ। मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। तुमने हमेशा मेरी बात को माना है बेटा। हाँ पिताजी, मैं उसका ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब वो मेरी भी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर भविष्य में उनकी देखभाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो वो पुराना घर और जमीन का वो टुकड़ा जो शहर के बाहरी इलाके में है, वो बेटा उनको दे देना। उससे उनकी बहुत मदद होगी। समझ गए? जैसा आप कहें पिताजी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अपने पिता से बात करके रविंद्र वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में गंगा वहाँ आई। अपने पति की इस दुर्दशा को देखकर वो बेहद दुखी थी। वो उससे कहने लगी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? किसकी नजर लग गई हमें? मैं आपको इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। काश आपकी जगह मुझे ये बीमारी हो जाती और मैं आपकी जगह बिस्तर पर लेटी होती। अरे चिंता मत करो गंगा, ये सब जो हो रहा है वो तो सब नसीब का खेल है। मैंने रविंद्र से वचन लिया है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें और रोहित को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। मुझे अपनी नहीं, रोहित की चिंता है। वो अभी नादान है। मैं उसे अकेले कैसे संभालूंगी? उसे तो दुनियादारी की कुछ भी खबर नहीं। वो आगे क्या करेगा? मुझे भी तो यही फिक्र है। इसीलिए मैं तुम्हें ये अपनी बहुत प्यारी तस्वीर दे रहा हूँ। यदि भविष्य में कोई भी परेशानी आए तो इस तस्वीर को मुखिया के पास ले जाना और उसे ये तस्वीर दिखाना, कहना कि वो तुम्हारी मदद करें। वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और गंगा के हाथों में अपनी तस्वीर रखते हुए रामचंद्र गुजर गए और अपने पिता को दिए हुए वचन के अनुसार उस दिन से रविंद्र परिवार की देखभाल करने लगा। इस तरह से कई साल बीत गए। फिर एक दिन रविंद्र ने अपनी सौतेली माँ गंगा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, देखो माँ, इतने सालों तक मैंने आपकी और रोहित की देखभाल इसलिए की क्योंकि वो छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और काम करने के लायक हो गया है। माँ, अब आपको उसके साथ दूसरे घर में बस जाना चाहिए। यही हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? पर बेटा, वो घर तो रहने लायक नहीं है। हम उस पुराने घर में कैसे रह सकते हैं? इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम हमें इस घर में रहने दोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ। इतने साल मैंने आपको रहने दिया क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था। अब मुझे शादी करनी है, मेरा अपना परिवार होगा, तो बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं, ताकि आगे चलकर हमारे लिए समस्या ना खड़ी हो। पिताजी ने मुझे कहा था कि मैं आपको पुराना घर और जमीन दे दूं। आप चिंता ना करें, मैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। आपसे निवेदन है, आप मेरे छोटे भाई के साथ उस पुराने घर में चली जाएं ताकि मैं शादी करके अपना घर बसा सकूं और अपनी बीवी ला सकूं। अब मुझे और परेशान ना करें। ठीक है बेटा, अगर हमारे यहाँ रहने से तुम्हें परेशानी है तो हम चले जाएंगे, लेकिन ये बात तुम अपने भाई को मत बताना। वो नादान है, समझ नहीं पाएगा। जी माँ जी।
और गंगा अपने बेटे को साथ लेकर उस पुराने घर में रहने चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहित का दोस्त चिराग उससे मिलने उस पुराने घर में आया और रोहित से कहने लगा, अरे रोहित मेरे भाई, मैंने सुना तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया, क्या ये सही बात है? बताओ मुझे। इस बात से रोहित पूरी तरह अनजान था। वो गुस्से में उससे कहने लगा, अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा भाई बहुत अच्छा है और हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन न जाने क्यों माँ चाहती थी कि हम इस पुराने घर में रहें, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। यही मेरी माँ की इच्छा है। अरे यार, तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हारी माँ यहाँ खुद नहीं आई, तुम्हारे भाई ने तुम दोनों को घर से निकलने के लिए कहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम दोनों सौतेले भाई हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी है, इसीलिए वो तुम दोनों को पसंद नहीं करता। ये सब तुम झूठ बोल रहे हो चिराग। ये सब तुमको किसने बताया है और ये सब बकवास तुम क्यों कर रहे हो? मैंने अपने माता पिता को आपस में बात करते सुना है। लगता है सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर पूरे गाँव में इस बात को सब जानते हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम खुद ही सोचो ना, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी माँ वो घर छोड़कर इस पुराने घर में रहने क्यों आती? तुम खुद सोचो ना अपने दिमाग से। ऐसी कौन सी वजह होगी जो तुम्हारे भाई ने तुम दोनों को घर से निकाल दिया होगा? तुम दोनों रामचंद्र जी की संपत्ति के बराबर के वारिस हो। देखो, तुम जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? हाँ, इसीलिए तो लोग तुम्हें बहुत भोला और नादान कहते हैं। जाकर अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें सब सच बताएंगी। चिराग की बात ने रोहित को सोच में डाल दिया। वो सोचने लगा, अगर वो और उसका भाई दोनों ही रामचंद्र जी के वारिस हैं, तो दोनों के बीच ऐसा अंतर क्यों है? स्पष्टीकरण के लिए वो फौरन अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, गाँव में जो बातें हो रही हैं वो सच हैं क्या? कौन सी बात बेटा? तुम इतने दुखी और गुस्से में क्यों हो? क्या परेशानी है? पूरा गांव बोल रहा है कि तुम मेरे पिता की दूसरी पत्नी हो। यही कारण है कि भाई हमें पसंद नहीं करते और इसीलिए उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बताइए मुझे, क्या ये बात सच है माँ? बोलिए माँ, आप चुप क्यों हैं? क्या ये बात सही है? रोहित की बात सुनकर गंगा हैरान हो गई। वो सोच में पड़ गई कि रोहित को ये सब किसने बताया, लेकिन फौरन सदमे से उबरकर वो रोहित के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गई। हाँ बेटा, तुमने जो सुना वो सही है। मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बीमारी के कारण खो दिया और कुछ समय बाद मुझसे शादी की। वो चाहते थे कि उनके बेटे को माँ की और घर को एक स्त्री की कमी महसूस ना हो। वो हम दोनों को बहुत चाहते थे और तुम्हारा भाई भी हम दोनों से बहुत प्यार करता है। तुम दुनिया की बातों में आकर उसके लिए उल्टा सीधा मत सोचो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर भाई हमसे प्यार करते हैं तो उन्होंने अपने घर से निकालकर हमें इस पुराने घर में क्यों भेजा है माँ? ऐसी बात नहीं है बेटा। जब तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी की तब रविंद्र समझदार हो चुका था। अपनी माँ के स्थान पर वो मेरा स्वीकार नहीं कर सका और इसलिए उसने हमें इस घर में रहने भेज दिया ताकि हम उसे वो बात याद न दिलाते रहें। अन्यथा वो एक अच्छा इंसान है। मेरी बात मानो, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। नहीं माँ, वो अच्छे इंसान नहीं है, वरना वो हमें घर से नहीं निकालते। वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पिताजी की दूसरी पत्नी के रूप में पहचानते हैं, लेकिन वो मुझे भाई की तरह उनके बेटे के रूप में नहीं पहचानते हैं माँ। हमें भाई के जितना मान सम्मान और दौलत कुछ नहीं मिला है माँ। ये बात तो मुझे खाए जा रही है। बताइए क्या सच है, मुझे भी बताइए माँ। ऐसा मत सोचो रोहित, तुम्हारे पिता ने हमारे लिए भी कुछ सोचा था, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले मुझे अपनी एक तस्वीर दी थी। क्या सारी संपत्ति उनके बड़े बेटे के लिए और मेरे लिए सिर्फ एक तस्वीर? नहीं माँ, मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा। समाज में हमारी पहचान बना कर रहूंगा। बात संपत्ति की नहीं, हमारे सम्मान की है माँ। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं। माँ, तुमने भले ही सह लिया, लेकिन मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा और अपना हक मांग कर नहीं, छीन कर ले लूंगा। इसके लिए भले ही मुझे अपने भाई के खिलाफ जाना पड़े। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन अपने भाई से झगड़ा मत करना। गंगा ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसकी एक नहीं सुनी। वो गुस्से में अपने भाई से अपना हक मांगने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। रोहित को इतने गुस्से में अपनी ओर आता देखकर रविंद्र ने उससे पूछा, अरे रोहित, आओ, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? ये दिखावा मत करिए भाई। अगर हमारी इतनी ही चिंता थी तो हमें घर से क्यों निकाल दिया? अब ये फिक्र जता रहे हैं आप? रोहित को गुस्से में इस तरह बोलता देखकर रविंद्र को भी गुस्सा आ गया और वो उससे कहने लगा, देखो, बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो रोहित। तुम्हें सब सच पता ही चल गया है तो सुनो। बेशक मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन इतने साल तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि मैंने पिताजी से तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। रविंद्र के शब्दों ने रोहित को आहत कर दिया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। उसने बिना कुछ सोचे समझे रविंद्र की बातों का सीधा गुस्से में आकर जवाब दिया। क्या
मैं काम करूं, पर क्यों? मैं भी तो उनका बेटा हूं, उनकी संपत्ति पर आधा हक है मेरा। आप क्या चाहते हैं, आप आराम से रहें और मैं मजदूरी करूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुझे इस घर में मेरा बराबर का हक चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा, और उसके लिए मुझे आपके खिलाफ जो भी कदम उठाना चाहिए मैं उठाऊंगा और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। अच्छा, तो तुम्हें आधी अधूरी बात ही पता है। पिताजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, इसीलिए उन्होंने पूरी संपत्ति तुम्हें छोड़कर मेरे नाम कर दी थी। पिताजी की इच्छा के अनुसार ही मैंने तुम्हें अब तक इस घर में रखा और उन्हीं की इच्छा के अनुसार उस पुराने घर में रहने दिया। अगर तुम अपनी अकड़ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें उस पुराने घर से भी बाहर निकाल दूंगा। इस संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तो बेहतर है कि जबान संभाल कर बात करना मुझसे। अगर जवाब मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत काम है। अवाक रोहित अपने भाई की बातें सुनकर चौंक गया, पर उसे समझ नहीं आया कि वो रविंद्र की बात का क्या जवाब दे। वो फौरन वहाँ से निकलकर अपनी माँ के पास वापस लौट आया। गंगा ने देखा कि रोहित बेहद गुस्से में और बेहद निराश था। वो उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कहा उसने? मुझे इस घर से निकालने की भी धमकी दी है माँ उसने। उनसे पिताजी ने ही हमें घर से निकालने के लिए कहा था, तभी उसने ऐसा किया था। उन्होंने कहा संपत्ति पर सिर्फ उनका ही अधिकार है, वो हमें इस घर से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। सच में मैं भी तो उनका बेटा हूँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? रोहिंद्र ने रवि से हुई पूरी बातचीत गंगा को कह सुनाई। उसे धैर्यपूर्वक सुनने के बाद गंगा उसे शांत करने का प्रयास करने लगी। नहीं रोहित, तुम्हारे पिताजी हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। मुझे याद है कि मरने से पहले तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर भविष्य में तुम्हारे भाई की वजह से हमें कोई परेशानी हो तो उन्होंने दी हुई तस्वीर लेकर हम मुखिया जी से मिलने जाएं। उन्होंने कहा कि उस तस्वीर में जो रहस्य छिपा है उसे मुखिया जी जानते हैं और वो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। वो तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है, हम मुखिया जी के पास चलते हैं। और गंगा ने रोहित को वो तस्वीर दिखाई। उसने उसे हर तरफ से पलटकर पूरी तरह से जांच कर देखा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए उसने भी सोचा कि इसे मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए। माँ, मुझे तो इस तस्वीर को देखकर कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे यकीन है कि मुखिया जी को इस रहस्य के बारे में पता होगा। हमें तुरंत जाकर उनसे मिलना होगा। माँ, आप चलेंगी ना माँ? उस तस्वीर को लेकर गंगा और रोहित मुखिया जी से मिलने निकल पड़े और उन्हें सारा माजरा बताया। तस्वीर की पूरी तरह से जांच करने के बाद मुखिया जी ने तस्वीर को खोल कर देखा और उन्हें तस्वीर के पीछे रामचंद्र जी का लिखा हुआ एक पत्र मिला। उन्होंने उस खत को उन दोनों के सामने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। ये खत मैंने यानी रामचंद्र ने अपने हाथों से लिखा है। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बेटे दोनों हमेशा साथ रहें। मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी उठाए। यदि उनके बीच में मतभेद पैदा होता है तो वो पूरी संपत्ति के समान रूप से साझेदार बनेंगे, और अगर उनके बीच में कोई मतभेद होता है तो मेरा बड़ा बेटा रविंद्र वो पुराना घर मेरे छोटे बेटे रोहित को लिखित रूप में दे देगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं जानता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो अपने छोटे भाई के साथ अन्याय नहीं करेगा। मुझे विश्वास है इस बात पर। मुखिया जी ने उन दोनों को पूरा पत्र पढ़कर सुनाया। ये सुनने के बाद रोहित खुश हुआ कि उसके पिता ने उसके साथ भी न्याय किया था। मुखिया जी ने फौरन रविंद्र को वहाँ बुलाया और उसे भी पत्र के बारे में और उसके पिता की अंतिम इच्छा के बारे में सब कुछ बताया। ये सारी बातें सुनने के बाद रविंद्र ने मुखिया से कहा, पिताजी के खत के मुताबिक उनकी 3 ख्वाहिशें थीं। पहली ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई साथ में रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उनकी दूसरी इच्छा थी हम दोनों में कोई मतभेद ना हो, तो हम दोनों को जायदाद बराबर के हिस्से में मिलेगी। अब तो हम दोनों में मतभेद हो गया है तो पूरी जायदाद मेरी हो गई। उनकी तीसरी और आखिरी इच्छा, मैं वो पुराना मकान रोहित को लिखित रूप में दे दूं। मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं लिखित रूप से वो घर रोहित को देता हूँ। ये क्या भैया, उस टूटे फूटे घर में हम क्या करेंगे भला? एक बार तो हमारे बारे में सोचिए ना। अरे रे, मैंने तो सिर्फ पिताजी की मर्जी के मुताबिक फैसला किया है। उनकी इच्छा ये थी कि मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूं। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम लोग मेरी बात सुनो। पिताजी की इच्छा के अनुसार तुम संपत्ति नहीं बांटोगे, लेकिन तुम वो जमीन और पुराना घर रोहित के नाम करने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे हिस्से में इतना कुछ आ ही गया है तो दिल बड़ा रखकर कुछ पैसे देकर उस घर की मरम्मत करवाओ, ताकि उस घर में रहने के लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई को कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगता है कि तुम इस बात से सहमत होगे। उस घर की मरम्मत करवा सकते हो। क्यों नहीं मुखिया जी, इतना तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकता हूँ। जो आपने कहा वही करूँगा। मुखिया जी की बात से सहमत होकर रविंद्र ने पुराना घर और जमीन रोहित के नाम कर दिए
और घर की मरम्मत के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी की। इस तरफ रोहित ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। पुराने घर की दीवारों को तोड़ते समय घर की सारी दीवारों में से बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती हीरे निकले। सभी इसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। रोहित का तो भाग्य बदल चुका था। गंगा ने रोहित से कहा, देखा बेटा, मैंने क्या कहा था? अब तुम्हें समझ आया ना कि तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारा भाई हमारे साथ रहने के लिए राजी हो जाता तो तुम दोनों इस पुराने घर से निकले खजाने को आपस में बराबर बांट लेते, लेकिन लालच के कारण तुम्हारे भाई ने ये मौका गंवा दिया और अब तुम अपने भाई से कहीं ज्यादा अमीर हो। हाँ, सही कहा माँ तुमने। हमारे पिताजी ने अन्याय नहीं किया, वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं थे, तभी तो उन्होंने हमारी जरूरतों का ख्याल रखा है माँ। लेकिन भाई उनकी सोच को समझ नहीं सके। अब जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिल के रहेगा। उस दिन से रोहित की पहचान रामचंद्र के बेटे के रूप में होने लगी, क्योंकि उसे कानूनी रूप से अपने पिता से खजाना विरासत में मिला। इसके विपरीत रविंद्र को एक अच्छा सबक मिला, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ रहने की अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान नहीं किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे नए स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।